Hello everyone, I hope you guys will be doing great. As you all know, we have started an essay lecture series, and in this lecture series, we have covered 9 lectures so far. इन 9 लेक्चर्स में हमने तकरीबन अपना ऐसे मुकम्मल कर लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन 9 लेक्चर्स में मैंने आपको ऐसे की बिगिनिंग से लेके ऐसे के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ऐसे की पूरी टेक्निक बता दी है। ठीक है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेकर चलते हैं। अपने इस लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसे को आपको जो मेन चीज़ें हैं वो तकरीबन दोबारा बताने वाला हूँ। ठीक है, आपने समझ लेनी है मेरे प्यारे बच्चों। हमने अभी तक, जैसा कि मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, हमने 9 लेक्चर पढ़ लिए हैं अपने ऐसे लेक्चर सीरीज़ के, और इन 9 लेक्चर्स में हमने तकरीबन ऐसे को कवर कर लिया है। जो हमारी चीज़ रहती है वो रहती है हमारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि अब हमने सिर्फ क्या करना है, लिखना है और उसको एवेल्युएट करना है। ठीक है, ऐसे हमारा वाइंड अप हो गया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको कितना एवेल्युएट करवाते हैं। ठीक है, आप उसको कितना लिखते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है। समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्यों? क्योंकि एवेल्युएशन ही वही चीज़ है जिसमें आप मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे ऐसे के लेक्चर सुन लिए हैं, देख लिए हैं, समझ आ गई आपको, आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप हमारा एवेल्युएशन का जो बैच है वो ज्वाइन करें। उसमें आप डेली बेसिस पे हमें आउटलाइन लिख के भेज सकते हैं, कंप्लीट ऐसे लिख के भेज सकते हैं। हम उसको मुकम्मल तौर पे एवेल्युएट करेंगे और आपको उसका फीडबैक भी एक्सटेंसिव इन वीडियो फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव क्लास की सूरत में। तो बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं कि हमने ऐसे को कहाँ से स्टार्ट किया और हम कहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया था अपना पहला लेक्चर, और उसमें हमने पढ़ा था कि एक टॉपिक को, लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था टॉपिक को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, टॉपिक को इंटरप्रेट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने 5 डिफरेंट कैटेगरीज बताई थी टॉपिक की। ठीक है, सबसे पहली मैंने आपको बताई थी ओपन टॉपिक, जिस पे एग्जामिनर आपको लिमिट नहीं कर रहा होता। ठीक है, दूसरी कैटेगरी मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताई थी क्लोज्ड, जिसमें एग्जामिनर आपको लिमिट कर देता है कि सिर्फ ये चीज़ लिखनी है, आप बाउंडेड होते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपको बाउंड कर देता है। तीसरी कैटेगरी मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताई थी सटांस बेस्ड टॉपिक की, और सटांस बेस्ड टॉपिक में आपको मज़ीद आगे 3 चीज़ें बताई थी कि आपको वो कोई स्टेटमेंट दे सकता है, वो आप उस स्टेटमेंट से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको वही कोई चॉइस दे सकता है, और का निशान दे सकता है, ओ आर और लिख सकता है, या का निशान दे सकता है। आप कह सकते हैं एक साइड आपने चूज़ करनी है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि वो आपको क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन का जवाब आप यस में भी दे सकते हैं, नो में भी दे सकते हैं। सटांस बेस्ड के बाद बेटो मैंने आपको बताया रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक, और रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक में हमने आपको पहचान बताई कि उसमें एंड आएगा। एंड के बाद मैंने आपको बताया रिलेशन जो है वो 1 वे भी हो सकता है प्यारे बच्चों, वो 2 वे भी हो सकता है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों लास्ट पे मैंने आपको फिलोसोफिकल बेस्ड, फ़लसफ़े पे जो बेस्ड होते हैं, या फ़िलोसॉफ़िकल टॉपिक बताए, या मैंने आपको हिस्टोरिकल बेस्ड टॉपिक बताए। समझ आ रही है? ये बेटो मैंने आपको लिटरेरी टॉपिक्स के बारे में बताया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि टॉपिक को इंटरप्रेट कैसे करना है, क्योंकि टॉपिक इंटरप्रिटेशन ही वो मरहला है जहाँ पे 90% जो बच्चे हैं वो फेल होते हैं। ठीक है, तो आपने जब टॉपिक को इंटरप्रेट करना सीख लिया, तो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि उस टॉपिक के रिलेटेड अपने लेक्चर 2 में आपने, लेक्चर 2 में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि आपने जब टॉपिक को इंटरप्रेट कर लिया, समझ लिया, तो अब आपने उसके रिलेटेड आइडियाज़ कैसे लेने हैं वो मैंने आपको अपने दूसरे लेक्चर में बताया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में कि आपने कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है
अपने दिमाग को दौड़ाना है और टॉपिक के रिलेटेड आइडियाज़ लेने हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो टॉपिक आता है वो एक अनसीन टॉपिक होता है। डोमेन का तो हमें पता होता है, लेकिन किस एंगल से पूछता है वो हमें नहीं पता होता। तो हम क्या करते हैं, उस टॉपिक के रिलेटेड हमने 3 घंटे में एक एक्सटेंसिव आउटलाइन भी बनानी होती है, और उसके रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों एक अच्छा सा प्यारा सा तकरीबन 2000 लफ्ज़ का ऐसे तो लाजमी लिखना होता है, समझ आ रही है। तो वो हम तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास किसकी टेक्निक हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेरे प्यारे बच्चों वो टेक्निक है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, आइडियाज़ जनरेट करते हैं, आइडियाज़ निकालते हैं। आइडियाज़ निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया, सबसे बताया पहले बताया पेस्टल फार्मूला, ठीक है। पेस्टल फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों वो फार्मूला है जिसमें आप चीज़ों को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल लेवल पर सोचते हैं। आप हर टॉपिक को इस एंगल पे पुट करते हैं और आप देखते हैं कि क्या वाकई उस एंगल के रिलेटेड कोई इस टॉपिक में बात आ सकती है, आप वो लिखते हैं। जब आप ये चीज़ें लिख लेते हैं तो फिर मैंने आपको 5 और लेवल बताए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपने इंडिविजुअल लेवल पे सोचना है कि इंडिविजुअल की इसके बारे में क्या राय है या क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर आपने उसको मेरे प्यारे बच्चों इंडिविजुअल लेवल के बाद सोशिएटल लेवल पे सोचना है कि सोसाइटी की इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, सोसाइटी इसमें क्या किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही है। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया आपने चीज़ों को नेशनल लेवल पर सोचना है कि नेशनल लेवल पे इस टॉपिक के रिलेटेड क्या बात चल रही है। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया आपने रीजनल लेवल पे सोचना है, रीजन में मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, साउथ एशिया में क्या चल रहा है। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया आपने ग्लोबल लेवल पे सोचना है कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। आप इन दोनों तरीक़ों से क्या ले लेंगे, आइडियाज़ ले लेंगे। जब आप आइडियाज़ ले लेंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि यार क्या मेरा आइडिया रेलिवेंट भी है या नहीं है, क्या वो ऑथेंटिक है भी या नहीं है, क्या वो मैं रिपीट तो नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैंने आपको 3 टेस्ट बताए थे। वो टेस्ट कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों, वो टेस्ट है जी टेस्ट ऑफ रेलिवेंसी, ठीक है, टेस्ट ऑफ रिडंडेंसी, ठीक है। फिर मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया लास्ट टेस्ट, टेस्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी, क्या इसके रिलेटेड आपके पास कोई आर्गूमेंट भी है या नहीं है, कोई आपके पास एविडेंस भी है या नहीं है। बच्चों जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप अगर हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0349188577 पे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको अपने दूसरे लेक्चर में ब्रेनस्टॉर्म करना सिखाया कि आपने आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं, ठीक है। पहले आपको टॉपिक इंटरप्रेट करना सिखाया। जब आपने टॉपिक को इंटरप्रेट कर दिया तो दूसरे लेक्चर में आपको बताया कि आपने आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं। जब आपने आइडियाज़ जनरेट कर लिए तो हमारा पहुंचा जी लेक्चर 3, और लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया कि एक आउटलाइन को कैसे डिज़ाइन करते हैं। आपने जो आइडियाज़ लिए हैं उनको एक इफेक्टिव फॉर्म में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और एक अच्छी सी आउटलाइन कैसे बनाते हैं, आउटलाइन के फॉर्मेट कितने होते हैं, ठीक है। आउटलाइन में आपने मेन हेडर को कहाँ पे रखना है प्यारे बच्चों, आपने सब हेडर को कहाँ पे रखना है, तो ये बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर एक टॉपिक में ज़्यादा चीज़ें पूछी हों तो उसमें नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स कितने आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स के बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि उसमें नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट के बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि कितने बॉडी पैराग्राफ बनेंगे, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों मैंने आपको इस चीज़ में एक और चीज़ ये भी बताई कि एक आउटलाइन में मेरे प्यारे बच्चों जो अच्छी चीज़ होती है वो ये होती है कि वो रेलिवेंट होती है, वो मेरे प्यारे बच्चों रिडंडेंट नहीं होती, उसमें रेपिटिशन नहीं होती, एक आइडिया एक ही बार लिखा होता है, ठीक है, समझ आ रही है। और मैंने प्यारे बच्चों आपको एक बात ये भी बताई कि आप कभी भी 2 आर्गूमेंट्स को एक आर्गूमेंट में मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आउटलाइन फॉर्मेटिंग में मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया गया कि आउटलाइन जो है उसमें मेन हेडर और सब हेडर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि
जब आपने इनको डिवाइड कर लिया है तो आपने इनकी नंबरिंग कैसे देनी है, ठीक है। मेन हेडर को आपने ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, ए बी सी से भी शो कर सकते हैं आप उसको, टू से, ठीक है। आप उसको रोमन न्यूमरल्स से, जहां आपका दिल करे, जैसे आपका दिल करे आप उसको मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं, जब भी आपका दिल करे, ठीक है। ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप रब्ता करके लेक्चर सीरीज़ ले सकते हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, CSS विद उमर के नेम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपने फर्स्ट 3 लेक्चर में सबसे पहले टॉपिक को इंटरप्रेट करना सीखा। जब टॉपिक को इंटरप्रेट करना सीख लिया तो फिर मैंने आपको बताया कि आइडियाज़ कैसे जनरेट करने हैं। जब आपने आइडियाज़ जनरेट करने ठीक सीख लिए तो मैंने आपको बताया कि उन आइडियाज़ को आउटलाइन में कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। जब बच्चों हमने आउटलाइन बना ली, आउटलाइन बनाने के बाद हमने एक कॉमन मसला अपने लेक्चर 4 में डिस्कस किया, और वो था मेरे प्यारे बच्चों कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। समझ आ रही है? थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट को कहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि थीसिस स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी भी है या नहीं है, ठीक है, ये बताया आपको। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि केस इन पॉइंट क्या होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। एविडेंस क्या होता है ये हमने अपने 4th लेक्चर में डिस्कस किया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली होती है आपका जो टॉपिक है, समझ आ रही है, उसमें आप अपना क्या स्टांस ले रहे हैं, वो आपकी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, थीसिस स्टेटमेंट होती है। समझ आ रही है? आपका जो स्टांस है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों होता है आपका ब्रीफ, जो जिस चीज़ को आप पूरे ऐसे में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका स्टांस है उसी को आप बोलते हैं थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एक टॉपिक है हमारे पास, जेंडर इक्विलिटी, अ मिथ और रियलिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें अब मैंने स्टांस लिया अगर मिथ का, तो मैं कहूँगा जो मेरी थीसिस स्टेटमेंट बनेगी वो ये बनेगी, जेंडर इक्विलिटी, जेंडर इक्विलिटी इज़ अ मिथ, ठीक है, मिथ होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, प्लस 2 आर्गूमेंट दे देंगे कि किस वजह से मिथ, बिकॉज 2 चीज़ें आपने लिख देनी कि इस इन 2 चीज़ों की वजह से जेंडर इक्वलिटी क्या है, एक मिथ है। समझ आ रही है? तो आपने टॉपिक में जो स्टांस लिया और स्टांस को प्रूव करने में जो आपने 17 आर्गूमेंट लिखने हैं या 14 आर्गूमेंट लिखने हैं, उसमें से 2 आर्गूमेंट आपने थीसिस स्टेटमेंट में चिपका देनी। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, थीसिस स्टेटमेंट। फिर मैंने आपका मसला हल किया कि थीसिस स्टेटमेंट को लिखना कैसे है, आउटलाइन में लिखनी भी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि आप अपने इंट्रो की है जो आउटलाइन में हेडिंग दी है उसके नीचे भी थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। ये मार्केट में मुख्तलिफ अफवाहें हैं जो टीचर फैलाते हैं कि यार थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी तो आपका ऐसे फेल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। थीसिस स्टेटमेंट अगर आप लिख दें तो वेल एंड गुड है। अगर आप अपने टॉपिक के बारे में, अपने स्टांस के बारे में क्लियर नहीं है तो फिर थीसिस स्टेटमेंट कभी भी ना लिखें। ऐसा ना हो कि एग्जामिनर आपको थीसिस स्टेटमेंट पढ़ते ही फेल कर दे। थीसिस स्टेटमेंट आपने उस वक्त लिखनी है जब आपको पता हो कि यार मैं 100% अपना जो स्टांस है, अपना जो टॉपिक है उसके रिलेटेड क्लियर हूँ, ठीक है। जब आप 100% श्योर हूँ तो आप फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, वरना आप थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि टॉपिक को इंटरप्रेट किया, टॉपिक को इंटरप्रेट करने के बाद उसके रिलेटेड आइडियाज़ लिए, आइडियाज़ लेने के बाद उनको आउटलाइन में ऑर्गेनाइज किया, आउटलाइन के बाद हमने थोड़ा सा पढ़ लिया कि थीसिस स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, उसको कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कि केस इन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। केस इन पॉइंट बेसिकली वो एविडेंस है, वो आर्गूमेंट को साबित करने के लिए वो बात है जो आपने लिखनी होती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अपने लेक्चर 5 में पहुंचे और लेक्चर 5 में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया कि केस इन पॉइंट क्या होता है। केस इन पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों होता है बेसिकली वो एविडेंस, वो फैक्ट, वो कोई बात जो आप लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपने आर्गूमेंट को साबित करने के लिए। क्योंकि जो CSS है या PMS है, इसका जो ऐसे होता है प्यारे बच्चों, इसमें आपने बात अगर कोई की है तो उसको आपने साबित करना है।
और साबित करने के लिए जो आप एविडेंस देते हैं उसी को हम केस इन पॉइंट कहते हैं, केस इन पॉइंट कहते हैं। केस इन पॉइंट आउटलाइन में लिख दें तो भी ठीक है, वरना आगे बॉडी पैराग्राफ में लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि हमारे पास आर्गूमेंट को लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बॉडी पैराग्राफ इस्तेमाल करते हैं, और जितने आर्गूमेंट होंगे उतने ही क्या बनेंगे, बॉडी पैराग्राफ्स बनेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि आपने जब भी बॉडी पैराग्राफ लिखना है, क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, बॉडी पैराग्राफ लिखना है, तो आपने रूल ऑफ यूनिटी को फॉलो करना है, ठीक है। जो रूल ऑफ यूनिटी क्या कहता है, रूल ऑफ यूनिटी मेरे प्यारे बच्चों कहता है वन आइडिया, एक आइडिया होना चाहिए, उसके लिए आपने एक ही आर्गूमेंट बनाना है। एक ही आर्गूमेंट बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपने एक ही एविडेंस देना है, और एक ही एविडेंस के लिए आपने एक ही बॉडी पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। आप कभी भी मेरे प्यारे बच्चों एक ही आर्गूमेंट में दो आइडियाज़ को नहीं चिपका सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एग्जामिनर को मिसलीड कर रहे होंगे, और आप ऐसे के जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, उसको आप वायलेट कर रहे होंगे, ठीक है। आप अगर दो आइडियाज़ को एक आर्गूमेंट में लिखते हैं तो आपका वो कभी भी ऐसे पास नहीं करेगा। आप अगर एक आर्गूमेंट को प्रूव करने के लिए दो एविडेंस दे देते हैं तब भी वो आपको कभी भी पास नहीं करेगा। अगर आप दो आर्गूमेंट्स को या दो आइडियाज़ को एक ही बॉडी पैराग्राफ में लिख देते हैं तो भी वो आप कैसे पास नहीं करेगा। वो आप कैसे कब पास करेगा, जब आप मेरे प्यारे बच्चों रूल ऑफ यूनिटी को फॉलो करेंगे। रूल ऑफ यूनिटी क्या कहता है कि एक आइडिया, उसका एक ही आर्गूमेंट के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक ही एविडेंस, और एक ही एविडेंस आपने लिखना है सिर्फ एक ही बॉडी पैराग्राफ में। समझ आ गई, रूल ऑफ यूनिटी ये कहता है बॉडी पैराग्राफ। फिर मैंने आपको बताया कि बॉडी पैराग्राफ को लिखना कैसे है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बॉडी पैराग्राफ को लिखते वक्त सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मेरे प्यारे बच्चों टॉपिक सेंटेंस लिखना है। क्या लिखना है, टॉपिक सेंटेंस लिखना है। टॉपिक सेंटेंस लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, टॉपिक और जो आपने अपनी आउटलाइन में आर्गूमेंट दिया है जिसके लिए आप बॉडी पैराग्राफ लिख रहे हैं, उनको कंबाइन करना है। जब आप टॉपिक सेंटेंस लिख लेंगे तो आप दूसरे नंबर पर ऐड करेंगे लिंकिंग सेंटेंस। लिंकिंग सेंटेंस में मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, जो आपका आर्गूमेंट का की पॉइंट है, की पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट, की पॉइंट ऑफ योर आर्गूमेंट, मतलब उसमें अगर आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की है तो आप उसको डिस्कस करेंगे, या अगर आपने करप्शन की बात की है तो आप करप्शन के बारे में बताएंगे, करप्शन होती क्या है। जो की पॉइंट है आर्गूमेंट का उसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। फिर आपने अपने तीसरा जो सेंटेंस होगा बॉडी पैराग्राफ में, उसमें आपने सपोर्टिंग आर्गूमेंट 1 देना है। सपोर्टिंग आर्गूमेंट 1 देने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, अपने सपोर्टिंग आर्गूमेंट 1 में आपने ये साबित करना है कि कैसे आपका जो आर्गूमेंट है वो आपके टॉपिक से रिलेट करता है, ठीक है। कैसे आपका आर्गूमेंट आपके टॉपिक से रिलेट करता है। अगर आपने कहा है कि पुअर गवर्नेंस की वजह से किसी मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, वायलेंस आ जाती है, तो आपने साबित करना कि कैसे वायलेंस आती है। फिर आपने यहाँ पे रुकना नहीं, आपने दूसरे सेंटेंस में भी जो आपका चौथा सेंटेंस होगा एक और आर्गूमेंट देना है जिसमें आपने साबित करना है कि कैसे मेरे प्यारे बच्चों फलां चीज़ इस टॉपिक को, ये इस टॉपिक की वजह है, ये इस टॉपिक का सबब बन रही है, ठीक है। अपने 5वें सेंटेंस में मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या देना है, एविडेंस देना है। एविडेंस में आपने कोई फैक्ट, कोई एग्जाम्पल, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, कोई फैक्ट देना है, कोई एग्जाम्पल देनी है, ठीक है, कोई आपने शॉकिंग स्टेटमेंट दे देनी है, कोई एनालॉजिकल स्टेटमेंट दे देनी है, ठीक है, कोई एग्जाम्पल दे देनी है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस दे देना है। जब आपने ये देना है तो आपके बाद आगे जो छठा सेंटेंस आएगा वो होगा ऑप्शनल लिंकिंग सेंटेंस। आप लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। इसलिए लिखते हैं ताकि आपका जो बॉडी पैराग्राफ है उसकी लेंथ अगर पूरी नहीं है तो वो पूरी हो जाए।
एंड पे आपने क्या करना है, 7वें नंबर पे कंक्लूडिंग सेंटेंस देना है। इसमें आपने क्या करना है, अपने टॉपिक सेंटेंस को पैराफ्रेज करना है। टॉपिक सेंटेंस को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, पैराफ्रेज करके कंक्लूडिंग सेंटेंस बना देना है। फिर मैंने आपको बताया कि बॉडी पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3/4 ऑफ द पेज होनी चाहिए। ठीक है, आपके जो पेज है उसकी जो 3 हिस्से हैं वो आपने बॉडी पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, या आप लिख सकते हैं कि 6 से 7 सेंटेंसेस में आपने अपना बॉडी पैराग्राफ लिखना है। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक हमने पढ़ा बॉडी पैराग्राफ के बारे में। फिर हमने पढ़ा कुछ अनयूजुअल पैराग्राफ्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ ही हमारा बेटा होता है यूजुअल पैराग्राफ। यूजुअल पैराग्राफ ऐसा पैराग्राफ होता है जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं सिर्फ किसको लिखने के लिए, आर्गूमेंट्स को लिखने के लिए। ठीक है, जो सब हेडर्स होते हैं उनको प्रूव करने के लिए। ठीक है, अनयूजुअल पैराग्राफ मेरे प्यारे बच्चों हम यूज़ करते हैं, इनका स्ट्रक्चर पहली बात है क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ठीक है, और इनको हम यूज़ करते हैं इंट्रो लिखने के लिए, कंक्लूजन लिखने के लिए, और मेरे प्यारे बच्चों ट्रांजिशन पैराग्राफ लिखने के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने आपको लिखना सिखाया इंट्रो। इंट्रो कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रो के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने लिखनी है जी हुक स्टेटमेंट। हुक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि ये एक अटेंशन ग्रैबर होता है जो आपके एग्जामिनर को कन्विंस करता है कि बच्चे ने अपने ऐसे में क्या लिखा है। हुक स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है कि बच्चे के पल्ले क्या है, बच्चे ने कितना पढ़ा हुआ है। हुक स्टेटमेंट बेसिकली बेटे प्यार बच्चों आप कोई फैक्ट दे सकते हैं, आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप कोई एनालॉजिकल स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई न्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, आप कोई कोट दे सकते हैं। तो हुक स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, अटेंशन ग्रैब करना है। पहले सेंटेंस में आपने हुक स्टेटमेंट देनी है, आगे आपने स्पेसिफिक स्टेटमेंट देनी है। स्पेसिफिक स्टेटमेंट में मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, जो आपकी की टर्म है, किसकी की टर्म है, आपके ऐसे टॉपिक की, ऐसे टॉपिक में जो की टर्म्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने उसने आपसे कहा है कि जेंडर इक्वलिटी या मिथ था रियलिटी, तो आपने कहना है कि जेंडर इक्वलिटी क्या होती है। सबसे पहले जेंडर इक्वलिटी को डिस्क्राइब करना है, फिर वो मिथ और रियलिटी के 2 वर्ड हैं उनको एक्सप्लेन करना है। की टर्म्स जो हैं ऐसे टॉपिक की उनको एक्सप्लेन करना है। जब उनको एक्सप्लेन कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 से 3 सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, अपनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। जब उसको एक्सप्लेन कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट आपने जाना है लाइन ऑफ आर्गूमेंट पे। ठीक है, लाइन ऑफ आर्गूमेंट पे मैंने आपको बताया कि आपने अपने एसए के लिए 13 से 17 आर्गूमेंट देने हैं सीएसएस में, और 8 से 10 आर्गूमेंट देने हैं पीएमएस के एसए में। सीएसएस में 13 से 17 और पीएमएस में मेरे प्यारे बच्चों 8 से 10 आर्गूमेंट देने। ठीक है, तो अब समझे लाइन ऑफ आर्गूमेंट मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है। जो आपने आर्गूमेंट्स दिए हैं उनको अब आपने अपने ऐसे का जो इंट्रो है उसमें क्या करना है, जो पहले 7 से 8 आर्गूमेंट है उनको आपने हर आर्गूमेंट के लिए एक सेपरेट सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जब आपने सेपरेट सेंटेंस बना लिया, ठीक है, 7 से 8 सेंटेंसेस बना लिए, बाकी हमारे पास अगर आपने 14 आर्गूमेंट लिखे थे तो कितने बच गए, 6 आर्गूमेंट बच गए। उन 6 आर्गूमेंट्स को आपने 2 सेंटेंसेस में कंबाइन करके लिख देना है। ठीक है, लास्ट पे आपने अपनी क्या लिखनी है, थीसिस स्टेटमेंट लिख देनी है। थीसिस स्टेटमेंट इसके 1 या 2 सेंटेंसेस होने चाहिए, 1 से 2 सेंटेंसेस के दरमियान आपने क्या लिख देनी है, थीसिस स्टेटमेंट। तो अगर आप काउंट करें तो आपके पास एक सेंटेंस हुक स्टेटमेंट का 2 से 3 सेंटेंस किसके बन जाएंगे, स्पेसिफिक स्टेटमेंट के। तो अगर हम 2 सेंटेंस बनाते हैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट के, तो ये हमारे पास 1 और 2 3 हो गए, 3 और यहाँ पे हम 7 बनाते हैं तो 10 हो गए, और 10 और 2 कितने हो गए, 12, 12 और 2 कितने हो गए, 14। तो हमारे जो इंट्रो है इसकी लेंथ मेरे प्यारे बच्चों कितनी होनी चाहिए, 14 से 15 सेंटेंस होनी चाहिए, या 1.5 ऑफ द पेज होनी चाहिए, सॉरी 1.5 पेज होनी चाहिए, 1.5 पेज होनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर आपके पास ये एक शीट है और आपको पता है एक शीट की 2 साइड होती है, एक पेज की
दो साइड होती हैं, तो आपने एक साइड पूरी लिखनी है और दूसरी पेज जो शीट के जो दूसरी साइड है वो हाफ लिखनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक साइड पूरी लिखनी है, दूसरी हाफ लिखनी है। 1.5 पेज, 1.5 पेज का इंट्रो आपने लिखना होता है। तो मैंने आपको बता दिया, इंट्रो में आप सबसे पहले हुक स्टेटमेंट ऐड करते हैं, फिर स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऐड करते हैं, फिर लाइन ऑफ आर्गूमेंट लिखते हैं और लास्ट पे आप क्या करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। अपना इंट्रो का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया कि आपने दूसरे नंबर पे जो अनयूजुअल पैराग्राफ है, इसमें मैंने आपको बताया कॉन्क्लूजन कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कॉन्क्लूजन लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको इंट्रो का क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। कैसे जी, समझें जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रो में आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हुक स्टेटमेंट, जबकि एंड पे लिखते हैं सीस स्टेटमेंट। लेकिन कॉन्क्लूजन में क्या करना है, आपने सबसे पहले लिखना है जी सीस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करके। सबसे पहला जो सेंटेंस आएगा वो आएगा पैराफ्रेज सीस स्टेटमेंट का, ठीक है। जब आपने ये लिख लिया पैराफ्रेज सीस स्टेटमेंट, ठीक है, तो दूसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या ऐड करना है, एक लिंकिंग सेंटेंस ऐड करना है, ठीक है। लिंकिंग सेंटेंस ऐड करना है। लिंकिंग सेंटेंस जब आपने ऐड कर दिया तो फिर आपने दोबारा क्या करने हैं, लाइन ऑफ आर्गूमेंट लिखने हैं। लेकिन लाइन ऑफ आर्गूमेंट कैसे लिखने हैं वो समझिए अब बात को। मैंने आपको बताया कि जब आप इंट्रो लिख रहे हैं तो आपने जो पहले 7 से 8 आर्गूमेंट आपकी आउटलाइन में है उनको क्या करना है, अलहदा लिख देना है, और जो दूसरे 6 हैं उनको कंबाइन कर देना है। जब आप कॉन्क्लूजन में आएंगे तो आपने जो पहले 7 से 8 हैं उनको क्या करना है, एंड पे ले जाना है। जबकि जो आपने 6 जो हैं उधर इकट्ठे लिखे थे, इंट्रो में जो इकट्ठे लिखे थे उनको अलहदा लिखना है यहाँ पर, और हर का क्या बनाना है, सेपरेट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जबकि जो आपने वहाँ पे 7 से 8 लिखे थे अलहदा करके, आप उनको इधर क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है दो सेंटेंसेस में, उनको क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे जब भी आपने आना है तो आपने क्या देनी है, एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट देनी है। ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट देनी है। ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चों कैसे देनी है मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखे लेक्चर तो उनको काइंडली डिटेल में देखने, आपका अपना ही भला है। मैंने आपको कहा था कि अगर आपसे उसने काजेज पूछी हैं, काजेज डिस्कस किए हैं आपने, तो आपने उसको क्या बता देने हैं, सोल्यूशन बता देने हैं, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों उसने आपसे सोल्यूशन पूछा है तो फिर आपने उसको क्या बता देना है, सोल्यूशन पूछे हैं तो आपने कहना है कि सोल्यूशन तो मैंने आपको बताएं, आप इनको इम्प्लीमेंट भी करो। क्या करो, इम्प्लीमेंट भी करो। अगर आपने कोई नेगेटिव स्टांस लिया हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने जब अपना ऐसे को आखिरी 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस में कहना है कि हाउ टू मेक इट पॉजिटिव, हाउ टू मेक इट पॉजिटिव, इसको मुस्बित कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। जब आपने अगर आपने कोई पॉजिटिव स्टांस लिया हुआ था तो आप उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं ये आपने बता देना है, ठीक है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, कॉन्क्लूजन का। जो बच्चे भूलते हैं वो ये भूलते हैं कि वो लाइन ऑफ आर्गूमेंट में क्या लिखते हैं। जो ऐसे में जिन आर्गूमेंट्स के उन्होंने सॉरी जो इंट्रो में उन्होंने हर आर्गूमेंट का सेपरेट सेंटेंस बनाया था, वो कॉन्क्लूजन में भी उन्हीं का सेपरेट सेंटेंस बनाते हैं। नहीं, इससे ये होता है, उसको ये फील होता है कि उसका इंट्रो और कॉन्क्लूजन सेम है। लेकिन आपने क्या करना है, इंट्रो में जो आपने पहले 7 से 8 आर्गूमेंट सेपरेट करके लिखे हैं, इनको आपने कॉन्क्लूजन में पहले नहीं लिखना। कॉन्क्लूजन में आपने पहले वो 6 लिखने हैं जो आपने इंट्रो में क्या करके लिखे थे, कंडेंस करके लिखे थे। जो आपने इंट्रो में कंडेंस करके 2 सेंटेंसेस में लिखे थे, उन्हीं के आपने क्या करने हैं, कॉन्क्लूजन में सबसे पहले सेपरेट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जब आप ये बना लें तो दूसरे नंबर पे जब आपके 6 सेंटेंसेस ये मुकम्मल हो जाएं तो फिर आपने क्या करना है, जो 7 से 8 आर्गूमेंट आपने इंट्रो में फैला कर लिखे थे उनको आपने कंक्लूजन में क्या करना है, कंबाइन करके लिख देना है 2 से 3 सेंटेंसेस में, और एंड पे आपने एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट दे देनी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ लिया अपने अनयूजुअल पैराग्राफ में इंट्रो और कंक्लूजन को कैसे लिखते हैं। लास्ट पे हमने पढ़ा ट्रांजिशन पैराग्राफ। ट्रांजिशन पैराग्राफ मेरे प्यारे बच्चों वो पैराग्राफ है जिसमें हम क्या करते हैं, हम जब हमारे टॉपिक में
एक से ज़्यादा मेन हेडर हूँ, ठीक है, मोर देन वन मेन हेडर हूँ, मोर देन वन मेन हेडर हूँ, तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फिर हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन पैराग्राफ ऐड करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन पैराग्राफ इंट्रो प्लस फर्स्ट मेन हेडर है, फर्स्ट मेन हेडर के दरमियान कोई ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं आएगा। कॉन्क्लूजन, ठीक है, और लास्ट मेन हेडर के दरमियान भी कोई ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं आएगा। मतलब क्या है, इंट्रो और जो आपका पहला फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ होगा, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ होगा, उसके दरमियान कोई ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं आएगा। इसी तरह आपका जो लास्ट बॉडी पैराग्राफ होगा और जो आपका कंक्लूजन होगा, ठीक है, उसके दरमियान भी कोई ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। ट्रांजिशन पैराग्राफ फिर आएगा कहाँ पे, ट्रांजिशन पैराग्राफ आएगा जब आपके पास दो मेन हेडर हों, ठीक है, मतलब काजेज और सोल्यूशन पूछे हो, तो काजेज बताने के बाद जब आपने सोल्यूशन पे स्विच करना है तो आपने एक ट्रांजिशन पैराग्राफ बता देना है। ट्रांजिशन पैराग्राफ बेसिकली क्या होता है, सियाको सबाक होता है, जिसमें आप बताते हैं कि अभी तक तो हमने फलां चीज़ें डिस्कस की हैं, आप फलां चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 3 मेन हेडर हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास जो आते हैं ट्रांजिशन पैराग्राफ वो कितने आते हैं, 2 ट्रांजिशन पैराग्राफ आते हैं। अगर आपके पास 4 मेन हेडर हैं तो आपके पास 3 ट्रांजिशन पैराग्राफ आते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हमारा ऐसे का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप हमारे कंपलसरी के, ठीक है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये राब्ता नंबर है, आप इस पर राब्ता कर सकते हैं। आपको फुल क्लासेस दी जाएंगी और आपसे कोऑपरेट किया जाएगा। अगर आप किसी भी पेपर के रिटन टेस्ट देना चाहते हैं, एवेल्युएशंस करवाना चाहते हैं, तो भी आप इसी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वीरीज हैं, आपके कोई सवालात हैं, आप इस सेशन के हवाले से, एसए के लेक्चर्स के हवाले से, किसी भी टॉपिक के हवाले से आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एसए की लेक्चर सीरीज़ जो है ये आपके लिए फ़ायदा मंद रही होगी। कल से हम अपने जो ये लेक्चर सीरीज़ है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हर रोज़ हम एक टॉपिक उठाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। डिकोड करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम उसके लिए एक आउटलाइन या उसके लिए हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। डेली बेसिस पे हम 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे एक टॉपिक के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आइडियाज़ लेंगे कि आइडियाज़ कैसे लेने हैं हमने, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।